हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व पढ़ रहे थे। हम लोग क्या पढ़ रहे थे? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हम लोगों ने महाजनपद काल पढ़ा, उसके बाद मगध का उत्थान कैसे हुआ वह पढ़ लिया, फिर विदेशी आक्रमण, ईरानी आक्रमण हुआ, यूनानी आक्रमण हुआ, वह पढ़ लिया। उसके बाद हम लोगों ने समाज के बारे में पढ़ा। अब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़े। अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में अगर देखिएगा तो कृषि, पशुपालन, शिल्प एवं व्यापार वाणिज्य, सिक्का और नगर, ये इतने पॉइंट बनते हैं जो हम लोग को अर्थव्यवस्था से संबंधित पढ़ना है। देखिए, ऋग्वेद काल में पशुपालन प्राथमिक पेशा था, उत्तर वैदिक काल में आके कृषि प्राथमिक पेशा बन गया, है ना। और इस काल तक आते आते यह प्राथमिक पेशा ही बना रहा और आज तक भारत में कृषि जो है प्राथमिक पेशा बना हुआ है ना। इस बार इस काल में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे इंपॉर्टेंट बात कि निवास करने वाली भूमि और खेती करने वाली भूमि को अलग अलग कर दिया गया। बात को समझिएगा, निवास करने वाली भूमि और खेती करने वाली भूमि को अलग अलग कर दिया। भूमि माप की इकाई के लिए निवर्तन शब्द आया। भूमि माप की इकाई के लिए निवर्तन शब्द आया। एक बौधायन है, बौधायन के बारे में मैंने बताया था आपको। ये बौधायन कौन है आप लोग याद कीजिएगा। बौधायन ने कहा था कि एक परिवार के लिए 6 निवर्तन भूमि जो है पर्याप्त है, भरण पोषण के लिए पर्याप्त है। ये बौधायन का कहना है। देखिए, इस काल में कृषि में सबसे पहला काम हुआ, लोहा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ। लोहा का प्रचुर मात्रा में प्रयोग हुआ तो इससे क्या हुआ कि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ गया। सबसे बड़ी चीज है कि इस काल में धान की रुपाई, इस धान की रुपाई से कृषि उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा। और इसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज यह है कि जो घेरेदार कुआं पहली बार इसी काल में आया। घेरेदार कुआं से फायदा क्या हुआ कि अब हम नदी के किनारे खेती नहीं बल्कि बहुत दूर जाकर भी कुआं के किनारे खेती कर सकते हैं। इससे 2 फायदा हुआ कुआं के आने से। पहले शहर निश्चित रूप से नदी के किनारे बसते थे, अब क्या है कि वह नदी से दूर भी बस सकते हैं क्योंकि कुआं से जल लाया जा सकता है। खेती पहले नदी के बाढ़ के मैदान में होता था, अब ऐसी कोई बात नहीं है, हम खेती नदी के बाढ़ के मैदान से दूर भी कर सकते हैं। तो ये घेरेदार कुआं से आने से फायदा हुआ। आप इस समय के ब्राह्मण ग्रंथ को पढ़िए या जैन ग्रंथ को पढ़िए या आप जो है बौद्ध ग्रंथ को पढ़िए, उस सारे ग्रंथ में धान की रोपाई के लिए सली शब्द आया है। याद रखिएगा, सली शब्द परीक्षा में पूछा जा सकता है कि धान के लिए कौन सा शब्द आया है, तो सली शब्द आया। जैसे उत्तर वैदिक काल में ब्रीही शब्द आया है, तो 6ठी शताब्दी में कौन सा शब्द आया है? सली शब्द आया है। यह आपसे पूछा जा सकता है। अगर भूमि संबंधी कोई विवाद होता था, भूमि के सर्वेक्षण के लिए एक अधिकारी भी हम इस काल में देखते हैं जिसका नाम है आपका क्षेत्रकार। क्या है? क्षेत्रकार। इस काल में जो सबसे इंपॉर्टेंट घटना यह देखने को मिलता है कि बड़े बड़े भूमिपति हुए। चूंकि परिवार पितृसत्तात्मक था तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गए और इनको गृहपति कहा गया। ये बड़े बड़े भूमि इनके पास होता था, गृहपति। जैसे मेंढक नाम का एक गृहपति था, वह तो राजा के सेना के लिए पैसा देता था, इतना इंपॉर्टेंट गृहपति हो गया था। जमीन इसके पास इतना था, गृहपति है। उसके बाद अनाथ पिंडक ने बौद्ध संघ को जेतवन महाविहार दान में दिया था। जेतवन, ये सब पढ़ाएंगे हम आपको बौद्ध काल में, लेकिन अभी इतना जानिए क्या था। अनाथ पिंडक ने बौद्ध संघ को जेतवन विहार दान में दिया था और मेंढक ने राजा को
राजा को सेना का खर्च उठाने के लिए पैसा दिया था, और साथ में बौद्ध संघ को 1250 गौ सेवक भी दिया था। तो यह है आपका इस काल का कृषि संबंधित सूचना। कृषि के बाद अब हम लोग आते हैं शिल्प और व्यापार वाणिज्य पर। शिल्प और व्यापार वाणिज्य पर देखिए, इस समय तक आते आते व्यापारी अपने को संगठन में एक संगठन ऑर्गेनाइजेशन बनाने लगे, और इसको हम लोग कहते हैं श्रेणी या गिल्ड। इसको क्या कहते हैं? श्रेणी या गिल्ड। एक ही प्रकार के काम करने वाले लोगों के समूह को श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोगों के समूह को श्रेणी या गिल्ड कहा जाता था। व्यापारियों की श्रेणी को क्या कहा जाता था? सातवाह कहा जाता था। सातवाह कहा जाता था। अगर इनमें कोई मनमुटाव होता था श्रेणियों के, तो इसको भंडागारिक जो है इसको विवाद का निपटारा करता था। भंडागारिक इस विवाद का निपटारा करता था। व्यापारी या शिल्पियों से जो है कर लिया जाता था। व्यापारी या शिल्पी से कर लिया जाता था। याद रखिए कि ब्राह्मण टैक्स नहीं देते थे, क्षत्रिय भी टैक्स नहीं देते थे, वैश्य वर्ग ही टैक्स देते थे। वैश्य वर्ग ही टैक्स देते थे। तो श्रेणी उसी वर्ग से आते थे तो कर देते थे, और महीना में एक दिन ये लोगों को बेगार करना पड़ता था, जिसको हम लोग विष्टि कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? विष्टि कहते हैं। जातक ग्रंथ में 18 श्रेणी का वर्णन है। जातक ग्रंथ में 18 श्रेणी का वर्णन है। ये श्रेणी इतने पावरफुल होते थे कि श्रमिक जो शिल्पी होते थे उनको कच्चा माल भी देते थे, कभी कभी पैसा भी देते थे उधार, बैंक का भी काम करते थे। इनका कोई झगड़ा होता था तो वो भी निपटारा करते थे। अगर किसी शिल्पी का या व्यापारी की पत्नी चाहती थी कि हम बौद्ध संघ में सम्मिलित हो, तो उसको पति से तो पूछना ही पड़ता था, साथ साथ श्रेणी के प्रमुख से भी पूछना पड़ता था। ठीक, श्रेणी का जो प्रमुख होता था, श्रेणी या गिल्ड का प्रमुख जो होता था, वो श्रेष्ठी कहलाता था, ज्येष्ठ कहलाता था, ये सब जो है, या सेठी कहलाता था। और व्यापारियों के प्रमुख को सातवाह कहा जाता था। अगर कोई व्यापारियों के श्रेणी के बीच कोई मतभेद उत्पन्न होता था तो भंडागारी उसको दूर करता था, है ना। इतना था। आपको याद होगा कि व्यापारियों की जो प्राकृत ग्रंथ है, व्यापारियों की एक बस्ती जिसको बनिया गांव कहा जाता है, चंपा को प्राकृत ग्रंथ में बनिया गांव भी कहा जाता है। मतलब बनिया की बस्ती, व्यापारियों की बस्ती, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्राकृत ग्रंथ में आया है, चंपा को बनिया गांव भी कहा जाता है। तो यह है आपका शिल्प है। वैशाली में एक जगह है सद्दलपुत। वैशाली में कौन सा जगह है? सद्दलपुत। सद्दलपुत में 500 कुम्हार की बस्ती मिली है। 500 कुम्हार की बस्ती मिली है। 500 कुम्हार रहते थे, उसका एक बस्ती मिला है सद्दलपुत से। ठीक, तो यह सब जो है इस काल का शिल्प और व्यापार के बारे में चर्चा है। अब थोड़ा सा हम लोग इस काल में जो व्यापार होता था वो विदेशी और स्थलीय दोनों मार्ग से होता था। व्यापार जो होता था विदेशी और स्थल दोनों मार्ग से होता था। स्थल मार्ग में उत्तरापथ मार्ग जो था वो काफी इंपॉर्टेंट था। उत्तरापथ मार्ग वो काफी इंपॉर्टेंट था। उत्तरापथ मार्ग जो था राजगिरी के बाद वो पाटलिपुत्र आता था, फिर वो वाराणसी चला जाता था, वाराणसी से कौशाम्बी, और कौशाम्बी से वो चला जाता था उज्जैन, और उज्जैन से वो चला जाता था भरोच। ये मार्ग जो था उत्तरापथ मार्ग, ये काफी इंपॉर्टेंट मार्ग था व्यापारियों के लिए, है ना। समुद्री व्यापार भी खूब होता था इस काल में, लेकिन समुद्री व्यापार में फायदा तो बहुत था, लेकिन जोखिम भी कम नहीं था। जोखिम भी जो था समुद्री व्यापार में कम नहीं था। आपको इसमें देखिएगा, इस समय जो समुद्री व्यापार में है, तो पूर्वी तट पर ताम्रलिप्ति पूर्वी तट पर ये जो है काफी इंपॉर्टेंट बंदरगाह था, और पश्चिमी तट पर देखिएगा तो भरोच या भृगु कक्ष,
भरूच को ही भृगु कक्ष भी कहा जाता था। ये गुजरात में है। और ताम्रलिप्ति कहाँ है? बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जो है ये ताम्रलिप्ति है। और भरूच या भृगु कक्ष कहाँ है? गुजरात में है। और सोपारा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र के थाने में है। यह कहाँ है? महाराष्ट्र में थाने, बंबई के पास एक जगह है थाने, वहीं पर है यह सोपारा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बंदरगाह था। व्यापार किस किस देशों के साथ होता था? तो बर्मा के साथ होता था। बर्मा का नाम है स्वर्ण भूमि। बर्मा का क्या नाम है? स्वर्ण भूमि। और श्रीलंका से होता था। श्रीलंका का क्या नाम है? ताम्रपर्णी। श्रीलंका का क्या नाम है? ताम्रपर्णी। बेबीलोनिया से होता था। बेबीलोनिया से होता था। उसको बाबेरू द्वीप भी कहा जाता था। बाबेरू द्वीप। बेबीलोनिया को क्या कहा जाता था? बाबेरू द्वीप कहा जाता था। तो ये विदेशी व्यापार होता था। और इस समय ऋण पर, सूद पर पैसा भी दिया जाता था। और लगभग 15% जो है वह सूद पर पैसा दिया जाता था। 15% वार्षिक पर जो है ऋण दिया जाता था। इस समय देखिएगा शहर का जहां तक बात है तो इसमें द्वितीय नगरीकरण का काल है। पहला नगरीकरण सिंधु सभ्यता का काल था। तो दूसरा नगरीकरण कौन सा काल था? तो बौद्ध काल। द्वितीय नगरीकरण का भी काल था। इस काल में 60 नगर का प्रमाण मिला है। 60 नगर का प्रमाण मिला है, जिसमें श्रावस्ती जैसा 20 नगर का वर्णन है। श्रावस्ती जैसे 20 नगर का वर्णन है। सबसे अगर देखिएगा बुद्ध काल में 6 शहर काफी इंपॉर्टेंट थे। पहला चंपा, दूसरा राजगृह, तीसरा वाराणसी, चौथा साकेत, श्रावस्ती और कौशाम्बी। ये सभी सारे शहर काफी इंपॉर्टेंट थे, है ना। राजगृह को रामायण में या मगध को वसुमती भी कहा गया है। और मैंने आपको बताया था रामायण में मगध क्षेत्र को ही वसुमती कहा गया है। लेकिन मैंने बताया था कि राजगृह जो गृहज राजधानी है उसको वसुमती भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये मैं चर्चा कर चुका हूँ। यहाँ पर चर्चा करने का मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले शहर की चर्चा तैत्तिरीय अरण्यक में हुई है। तैत्तिरीय अरण्यक में हुई है, ये भी मैं चर्चा कर चुका हूँ। यह हो गया आपका शहर। शहर के बाद जो है आपका इंपॉर्टेंट है वह है सिक्का। सिक्का जो है इस काल में सबसे इंपॉर्टेंट है। इस बार पहली बार जो है नियमित रूप से सिक्का, पहला रेगुलर कॉइन्स इसी समय से आया। इसके पहले कोई भी सिक्का रेगुलर नहीं होता था। और मैंने आहत या पंचमार्क सिक्का का चर्चा किया था। आहत या पंचमार्क सिक्का का चर्चा किया था। देखिए यह सिक्का सबसे पहले हमको तक्षशिला से मिला है। इसलिए कभी कभी आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का को गंधारण सिक्का भी कहा जाता है। तो आप लोग इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आहत सिक्का या पंचमार्क सिक्का को गंधारण सिक्का भी कहा, चूंकि गंधार में ही गंधार की राजधानी थी तक्षशिला, तो इसको गंधारण सिक्का भी कहा जाता है, गंधारण कॉइन्स भी कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहली बार जो है वह तक्षशिला से ही मिला था, है ना। तो इसलिए जो है इसको गंधारण सिक्का भी कहा जाता है। यह चांदी का बना होता था। और सबसे पहले इसको जो जारी किया था वो आर्थिक व्यापारिक निगम ने जारी किया था। व्यापारियों की संस्थाओं ने जारी किया था। राजाओं ने सबसे पहले जारी नहीं किया था। सबसे पहले नंद राजाओं ने इस आहा सिक्के को नियमित किया। आहा सिक्कों को क्या किया? नंद राजा ने मानकीकृत किया। क्या क्या मानकीकृत किया? तो वजन को और आकार को। पहले जो है जितने भी आर्थिक संस्था था, इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूशंस था, वही जो है सिक्का जारी करता था। लेकिन सब नंद राजाओं ने मानकीकृत किया सिक्कों को, और वजन और आकार को उसको फिक्स किया। अगर देखिएगा पटना में एक जगह है गोलखपुर, पटना में एक जगह है गोलखपुर, वहां पर आहत सिक्का का ढेर मिला है। वहां से आहत सिक्का का ढेर मिला है। पहले तो चांदी का मिला आहत सिक्का, लेकिन बाद में तांबा का भी मिला है। देखिए आहत सिक्का भी चांदी का होता था। कहापन, बौद्ध ग्रंथ में कहापन कहा गया है।
और इसी को कासार्पण भी कहा गया है। शतमान, पन, धरन, ये सारा सिक्का चांदी का होता था। शतमान भी चांदी का होता था, पन भी चांदी का होता था, धरन भी चांदी का होता था, कासार्पण भी चांदी का होता था, आहत भी चांदी का होता था। उसके बाद स्वर्ण का सिक्का जो होता था वह जो था आपका निष्क था और पाद था और स्वर्ण, ये दो सिक्का था, है ना। और तांबा का सिक्का कौन कौन था? तो काकनी और अर्धकाकनी, ये तांबा का सिक्का होता था। ठीक। चांदी का सिक्का कौन कौन होता था? आहा सिक्का, कासार्पण, शतमान, पन और धरन। स्वर्ण सिक्का, निष्क, पाद, ये सब जो होता था स्वर्ण सिक्का होता था। स्वर्ण भी सिक्का होता था, स्वर्ण भी स्वर्ण का ही सिक्का होता था, है ना। और तांबा का सिक्का काकनी और अर्धकाकनी होता था। यह है सिक्का के बारे में जानकारी। इस प्रकार से इसका बौद्ध काल का जो अर्थव्यवस्था था वो कंप्लीट हो गया। और अब हम लोग जो है नेक्स्ट में जो है बौद्ध इस काल का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहाँ से प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, धर्म, जिसमें महात्मा बुद्ध है, महावीर है, और भी जो धर्म के लोग हैं, धर्म की चर्चा जो है हम करें, हम लोगों को पढ़ना है परीक्षा के दृष्टिकोण से। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज बस इतना ही रहने दीजिए। कल फिर हम लोग धर्म, बौद्धकालीन धर्म के बारे में या 6वीं शताब्दी का जो धर्म है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।